हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गंगा रियल्टी प्रेजेंट्स लाइफ इज प्योर पॉडकास्ट। मैं हूं कविता रल्हन और आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी एंड रियल एस्टेट। सस्टेनेबल रियल एस्टेट डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी कम्युनिटीज़ बनाई जाएं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो और इकोनॉमिकली वाइबल हो। आज के पॉडकास्ट में हम काफ़ी सारी बातें करेंगे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और किस तरह से रिसाइकल्ड, अपसाइकल्ड, लोकली सोर्स मटेरियल यूज़ करके एनवायरमेंट का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है और एक बेटर वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाया जा सकता है। सो आइए वेलकम करते हैं मिस शीतल का, जो कि आज की हमारी एक्सपर्ट हैं। ये चेयरपर्सन है दिल्ली चैप्टर IGBC की और मैनेजिंग पार्टनर है एट इयॉन डिज़ाइंस एंड डेवलपमेंट। 25 सालों से भी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास। एक आर्किटेक्ट हैं और 100 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस इन्होंने आज तक कंप्लीट किए हैं। सो आइए वेलकम करते हैं। हेलो मिस शीतल, वेलकम टू लाइफ इज़ प्योर। थैंक यू कविता, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। शीतल, हमने बात करी सस्टेनेबिलिटी की, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं आई एम श्योर वो सभी लोग आजकल के टाइम्स में, मॉडर्न टाइम में इतनी बात होती है सस्टेनेबिलिटी की इन एवरी इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। मतलब ये दोनों चीज़ें एक तरह से काउंटर इंट्यूटिव लगती हैं, बिकॉज जब रियल एस्टेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होता है और हम ट्राई करते हैं थ्रू सस्टेनेबिलिटी की इम्पैक्ट को कम किया जा सकते। तो ये दोनों चीज़ें साथ में कैसे कोरिलेट करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें एज़ ह्यूमन बीइंग्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को मिनिमम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम बनाते ही जाएंगे, अगर हम डेवलप ही करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक हार्म कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है कार्बन न्यूट्रलिटी या डीकार्बनाइजेशन, क्योंकि हमें अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसको बेधड़क बनाए जा रहे हैं चीज़ को। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरत है कि हम समझें कि हमें जो सच्ची में चाहिए, जितना पहले हम अपना इवैल्यूएट करें, मिनिमम बनाएं और जो बनाएं उसको एक सस्टेनेबल तरीके से बनाएं। जैसे क्लाइमेट के रिस्पॉन्स में बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप जो बिल्डिंग्स बाहर बना रहे हैं, ठंडे क्लाइमेट में बना रहे हैं, वो आप यहाँ के क्लाइमेट में नहीं बना सकते। तो अगर आप क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव वे में बिल्डिंग्स को बनाएंगे, जहाँ पे जैसे हमारा, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, जैसे पहले कंस्ट्रक्शंस होती थी, वॉल्स, छत सब बहुत अच्छे से इंसुलेटेड होती थी, तो घर ठंडे रहते थे। एयर कंडीशनर्स तो होते भी नहीं थे और एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत भी नहीं लगती थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम बनाए जा रहे हैं, हम क्लाइमेट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम कोई विंड का, नेचुरल वेंटिलेशन पे रिलाई नहीं कर रहे हैं हर टाइम, इसलिए हमें ACs चाहिए होते हैं, या हम बड़ी बड़ी ग्लेजिंग्स लगाते हैं गलत, जैसे वेस्ट में लगा दी या साउथ में लगा दी, जहाँ सन बहुत हार्श होता है, बिना उसको शेड करे हुए। तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ गई। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कहीं सोचें, पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखें, फिर जो भी हम बनाएं उनको इस तरह से बनाएं कि वो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव हो। एक तो एनर्जी हो गया, एक वाटर को भी देखा जाए कि हम कितना पानी हमें चाहिए। जैसे आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए हैं कि हम मॉनिटर कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, अपनी वाटर को। हर कमरे में, हर जगह पे टैप्स ऐसे आते हैं जो लो फ्लो, क्या होता है कि वो झाग ज़्यादा देते हैं और पानी कम उसमें होता है। या फिर सेंसर टैप्स होते हैं जो तभी यूज़ हों जब आप वहाँ पे हैं, वो आप खुला छोड़ गए, ऐसा नहीं है कि आप खुला छोड़ के जा सकते हैं। ड्यूअल फ्लशिंग सिस्टम्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फिर हम लोकली सोर्स्ड चीज़ें ले सकते हैं ताकि उससे भी आपका CO2 कम होगा, एम्बॉडीड कार्बन कम होगा। बट दूसरी चीज़ ये भी समझने की है कि अल्टीमेटली एनवायरनमेंट तो एक पार्ट है ही, बट हमें बैलेंस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप बना रहे हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। जब तक उनकी वेलबींग, जब तक उनकी सोशल रिक्वायरमेंट्स, उनका ओवरऑल वेलबींग का नहीं ध्यान दिया जाए तो भी वो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हम जिस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि उनके लिए वेंटिलेशन, उनके लिए फ्रेश एयर। जैसे कई बिल्डिंग्स में आप देखेंगे, आप जाते हैं, आपको सिर दर्द हो जाता है क्योंकि उसमें फ्रेश एयर ही नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे आप फ्रेश एयर लेते हैं, आपकी एनर्जी डिमांड, मतलब उसकी AC डिमांड बढ़ जाती है उस बिल्डिंग की। तो बैलेंस ज़रूरी हो गया। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में जो प्रोजेक्ट्स ध्यान रखते हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है,
सनलाइट प्रॉपर आ रही है कि आपको आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो वाटर है वो रिसाइकल हो रहा है, जहाँ पे फ्रेश एयर इनफ है, मतलब आप वो सेम स्प्लिट एसी से बाकी वापस इनहेल नहीं कर रहे हो, आप फ्रेश एयर को भी अंदर कमरे में ला रहे हो और वो ट्रीट भी कर रहे हो, क्योंकि आजकल पोल्यूशन लेवल्स भी ज़्यादा हैं, तो सेम फ्रेश एयर को आजकल बहुत तरीके हैं कि हम किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं, ताकि आपके जो PM 2.5 और ये लेवल्स की बात करते हैं उनको भी हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा, क्योंकि आपने फुटप्रिंट अपना कम रखा, आपने वाटर रिसाइकल, एनर्जी, सबकी डिमांड अपनी कम कर दी। एट द सेम टाइम आपने ह्यूमन बींग्स का भी, जो वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स हैं, उनके वेलबींग का ध्यान रखा, उनको सोशल स्पेसेस दी। अब एक प्रोजेक्ट में हमने करा था, वहाँ पे हमने क्या किया, नेचर को बहुत यूज़ किया, क्योंकि हम नेचर को भूलते जा रहे हैं और उस नेचर को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। क्यों हमको इतने किलोमीटर्स जाना पड़े कहीं गार्डन में या नेचर के पास, अगर हम वो ही अपनी डेली लाइव्स इंटीग्रेट करें अपने प्रोजेक्ट्स में, तो वो भी बहुत हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग की सोशल साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट में, बहुत हेल्प करता है, मूड बेटर करता है। और दूसरी तरफ से वो इस तरह से भी हेल्प करता है, जैसे एक प्रोजेक्ट में हमने अपनी, जैसे सीवेज पानी होता है, उसको हमने नेचर से ही ट्रीट किया, मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उसी को हेल्प करते हैं फिल्ट्रेट करने के लिए, उसको सीवेज को ट्रीट करने के लिए। और प्लस आपकी ऑलरेडी टेम्परेचर भी कम होता है, जहाँ पे आपने बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, आप खुद ही देखेंगे 2-3 डिग्री का फ़र्क वहीं पड़ जाता है। तो आपने नेचर को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑक्सीजन भी बेटर प्रोड्यूस होती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स बेटर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेचर को ही यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। हैंड इन हैंड होना पड़ेगा जब रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं। इन चीज़ का ध्यान रखें तो प्रोजेक्ट्स बहुत ग्रीन और सस्टेनेबल हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे आपने सजेशंस दिए हैं कि किस तरह से आई थिंक सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड है, और आई थिंक इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस चीज़ के बारे में टुवर्ड्स दी एंड में ज़रूर बात करना चाहूँगी कि एक लेमैन किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी में, अपने घर में ही आप क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं टू मेक द एनवायरनमेंट अ बेटर प्लेस। शीतल, आपको ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सस्टेनेबिलिटी का एवोल्यूशन कब हुआ, और आजकल तो कार्बन न्यूट्रलिटी की भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, आप जयपुर चले जाइए, आप जैसलमेर चले जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे कि पतली गलियाँ होती थी। उसमें क्या होता था, घर एक दूसरे को शेड करते थे, और वो गलियाँ इतनी टाइट होती थी, छोटी पतली होती थी, कि वहाँ से विंड मतलब ठंडी होके निकलती थी, क्योंकि और वो छाएँ देती थी आपको। तो कोई भी अगर जना जा रहा है तो उसको हमेशा ठंडक रहती थी। प्लस जो घर होते थे की दीवारें होती थी, काफ़ी थिक करी जाती थी, और एक कोर्टयार्ड होता था बीच में। मैं दिल्ली क्लाइमेट और दिल्ली के और अराउंड की, राजस्थान, इन एरियाज़ की बात कर रही हूँ, जिससे इनफैक्ट जो ऊपर सीलिंग है, सीलिंग हाइट कितनी ज़्यादा होती थी सीलिंग हाइट पहले ज़्यादा होती थी, ताकि जो आपकी हॉट एयर इट राइजेस। करेक्ट, ये सब पहले होता था। लेकिन कहीं बीच में जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ी, और क्या हुआ, रिसोर्सेज लोगों को लगा कि बहुत पहुंच है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई, तो लोग बहुत कुछ बनाने लग गए जो क्लाइमेट से रिस्पॉन्सिव नहीं था। इतना ग्लास लगाने लग गए, या देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे हो रहा है, तो इधर भी वही बनाना शुरू कर दिया, तो कहीं पे हम लॉस्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, और अभी भी काफ़ी साल से भी बहुत आर्किटेक्ट्स हैं जो उस तरह सा काम करते हैं, वर्नैक्युलर आर्किटेक्चर जैसे हम बोलते हैं, लोकल रिसोर्सेज से, लोकल मटेरियल से बनाते हैं, और फिर भी क्लाइमेट के हिसाब से बनाते हैं। तो ऐसे कहीं वो गई नहीं थी सस्टेनेबिलिटी। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, हमारी नीड्स बन गई है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, लोग माइग्रेट हो गए हैं सिटीज़ में। आज की डेट में 2/3 ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी इज़ फ्रॉम द सिटीज़ बेसिकली। तो वो सिटीज़ को कहीं करेक्ट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने बात करी उसकी क्लाइमेट कार्बन न्यूट्रलिटी की, इट इज़ अ बिग बज़वर्ड, क्योंकि पीपल आर रियलाइजिंग द क्लाइमेट चेंज दैट इज़ हैपनिंग, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट जो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1800 से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ 1.1 डिग्री पे हम पहुँचे हुए हैं, और लिमिट करना चाह रहे हैं 1.5 डिग्री से। इसीलिए जो COP26, COP27, ये जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ आई हैं, 140 कंट्रीज़, अब शायद वो 148 कंट्रीज़ हो गई है, जिन्होंने प्लेज करा है कि वो दे विल गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। और जैसे इंडिया ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कमिटमेंट, नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट दिया है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल जाएंगे, और 2040 तक हमारी जो
CO2 emissions है उसको 45% से रिड्यूस करेंगे, और बाकी कंट्रीज तो बहुत कंट्रीज से 2050 या 2030 तक ही कार्बन न्यूट्रल में जा रही हैं। wow. जैसे जर्मनी हो गई, स्वीडन हो गया, ये काफ़ी सारी कंट्रीज। इट इज़ अ बिग फर्स्ट, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई इस टाइम पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। right. नहीं तो मतलब सबको पता है वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ डिज़ास्टर, सो इट इज़ इम्पेरेटिव कि इस जगह पे काम किया जाए। और इनफैक्ट हमारी कंट्री में बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, और पॉलिसीज़ ECBC है जो वो पॉलिसीज़ आ रही हैं कि आप किस तरह से, कितनी आपकी हर बिल्डिंग कितना मैक्सिमम पर स्क्वायर फुट कंज्यूम कर सकती है। शीतल, अभी आपने ECBC की बात करी, काइंडली इलैबोरेट, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ECBC इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। सो बेसिकली आज की डेट में वो मैंडेटरी नहीं है, बट हो जाएगा जल्दी, क्योंकि वो क्या करता है कि आपको बताता है कि हर टाइप ऑफ बिल्डिंग मैक्सिमम कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे कोई भी बिल्डिंग बनाए और जितनी मर्जी उसमें एनर्जी यूज़ कर ले। सो इट टेल्स यू टूल्स। एक तो होता है कि वो बताता है कि अच्छा ठीक है, आप ये चीज़ें करिए, इससे आपका आपकी एनर्जी इतनी रहेगी, कंज्यूम करेगी। दूसरा है वो आपको एक तरीका देता है कि आप कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं जिससे हम डिटर्मिन कर सकते हैं, मतलब हम खुद कर सकते हैं कि ठीक है, अगर हम विंडो जो है हमने इतनी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हमें इंसुलेशन कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी, तो ओवरऑल फिर भी हम उनको अगर दिखा दें, प्रूफ कर दें कि हमने इतनी ही एनर्जी यूज़ करी है, क्योंकि हर बिल्डिंग को एक लिमिट दी जाएगी अब से कि आप इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं डिमांड कर सकते। क्योंकि ये सब कुछ जो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है क्योंकि इंटेंट ये है कि हमें टूवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी जाना है। अब कार्बन न्यूट्रलिटी जो है, एक तो बिल्डिंग्स, क्योंकि 40% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज़ थ्रू बिल्डिंग्स, आपके एंड बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, आपका इन सब बेसिकली आपके कंज्यूम करते हैं, और एनर्जी सेक्टर है जो कंज्यूम करता है। अब उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो आपकी ऑपरेटिंग एनर्जी होगी कि आप बिल्डिंग में हैं, आपने लाइटें यूज़ कर रहे हैं, आप AC यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी ऑपरेटिंग एनर्जी आपको कम करनी है। तो आज की डेट में जैसे आपके ACs हो गए, चिलर्स हो गए, एनर्जी एफिशिएंट वाले आते हैं, लाइट्स LED लाइट्स हो गई, फिर आप नेचुरल लाइट को यूज़ करें तो भी आप उसको कम कर सकते हैं। तो ये है कि आपने ऑपरेटिंग, आप बिल्डिंग्स को ठीक से डिज़ाइन करिए, ओरिएंटेशन, सन ओरिएंटेशन, ग्लास बहुत नहीं यूज़ किए, जितना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लाइट कट डाउन कर लें। तो आपने एक तो वो कर दिया कि आपने ऑपरेटिंग एनर्जी को कम कर दिया। दूसरा है कि बिल्डिंग की अपनी एक एम्बॉडीड कार्बन होता है। एम्बॉडीड कार्बन क्या है? जो मटीरियल्स उसमें जाते हैं। अब मटीरियल्स आप उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनकी माइनिंग करेंगे, जैसे पत्थर हो गया, फिर आप उसको प्रोसेस करेंगे, फिर पैक करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर बिल्डिंग में लगाएंगे। अब वो किस तरह से बिल्डिंग में आप लगाते हैं, जब आप बिल्डिंग आज से 50 साल बाद तोड़ेंगे तो वो तो वेस्ट हो गया ना, वो तो सब लैंडफिल में चला गया। तो आप उसको इंस्टॉलेशन के भी आज की डेट में, जैसे मैं एज आर्किटेक्ट हूँ, मेरी अपनी टीम वर्क करती है कि हम इस तरह से बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, वेस्टेजेस मिनिमम करते हैं हम। उसके बाद इंस्टॉल इस तरह से करते हैं कि आप उनको रीयूज़ कर सकें। तो जब हम मूव कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ, तो एक तरफ तो है कि गवर्नमेंट और ये सोलर और इन सब पे वर्क करिए। हम एज डेवलपर्स, एज बिल्डर्स, एज होम ओनर्स एंड ऑल ऑफ अस, वी आर गोइंग टू मेक बिल्डिंग्स where we can contribute is we make buildings which are again very low on the carbon, embodied carbon and operating carbon. तो उनको ठीक से डिज़ाइन करी जाए तो वो फिर will help. Do we have green buildings in India? मुझे अब तक ऐसा लगता था शायद ये कॉन्सेप्ट अब्रॉड ज़्यादा है, और अगर आपको एग्जांपल्स दे पाएँ कौन कौन सी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं? सो देखिए, सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग्स बहुत हैं, कई तो रेटेड भी नहीं हैं और जहाँ तक ग्रीन बिल्डिंग है, आज की डेट में हमारे पास एज IGBC मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, हमारे पास इस टाइम पे 11.6 बिलियन स्क्वायर फीट रजिस्टर्ड है, 13,000 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 5,000 ऑलरेडी सर्टिफाइड है। तो 5,000 बिल्डिंग्स हैं जो ऑलरेडी ग्रीन हैं, और बहुत सारी ऐसे जो रेटेड भी नहीं होंगी। काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स और वो नहीं बिलीव करते कि हमें रेटिंग के लिए जाना चाहिए, बट वो बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं एज ग्रीन बिल्डिंग्स। एंड ग्रीन बिल्डिंग्स मीन्स, अगर कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है और उनको नहीं पता, अगर आप उनको क्विकली बताना चाहें ब्रीफ में। सो ग्रीन बिल्डिंग्स आर बिल्डिंग्स विच हेल्प टू मिनिमाइज योर वाटर,
दे आर लो ऑन एनर्जी इन अ सेंस कि दे आर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, और प्लस नेचुरल रिसोर्सेज पे दे आर जो environmental friendly होती हैं, socially प्लस ऑक्यूपेंट के लिए, responsible. बट ऑक्यूपेंट के लिए भी हेल्दी होती हैं. Okay. जैसे आप पेंट्स यूज़ करते हैं तो जी. आप पेंट्स हैं, आपके जो आप कैबिनेट, आपकी वार्डरोब्स होती हैं, उसमें जो मटेरियल लगते हैं दे एमिट फ्यूम्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. सो हमारे वहाँ पे क्राइटेरियाज होते हैं, चेकलिस्ट होती है, या हम जैसे अगर किसी ने IGBC रेटेड बिल्डिंग है तो वहाँ पे ऑलरेडी ये होता है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जो पेंट्स यूज़ करें, मटीरियल्स यूज़ करें, वो कोई भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं इमिट करें. Wow. तो वो भी होता है. क्रॉस वेंटिलेशन, नेचुरल डे लाइट पे आप देखें. अगर बात करें इंडिया का स्टेटस क्या है व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबिलिटी या फिर डीकार्बनाइजेशन, इसकी अगर हम बात की जाए, व्हाट इज इंडिया स्टेटस टुडे? So, a little bit on that. So, while the developed nations are already, committed for 2050, as I said, in carbon neutrality, and many are, trying to reach that, India अभी बहुत काम हो भी रहा है, अभी होना बाकी भी है. हम बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जैसे अभी 5th पे हैं और बोला जा रहा है कि 2032 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी. बट इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल वी आर 4th largest on renewable energy. Okay. But while we have a long way to go, but we still are. So what's interesting is बहुत डेवलपमेंट हो रही है, जैसे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी. तो अब हमारा चैलेंज ये है कि ग्रोथ बहुत है, डेवलपमेंट बहुत है, लेकिन उस टाइम पे जो डेवलपमेंट है वो एक सस्टेनेबल वे में होनी चाहिए, एक ग्रीन वे में होनी चाहिए, और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ होनी चाहिए. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें अपनी एनर्जी और ये सब डिमांड्स भी मीट करनी है, बट हमें ग्रोथ भी नहीं रोकनी है. तो सारा चैलेंज इस टाइम वही हुआ है, और बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है पॉलिसीज़ और कहीं पे. we have lot to keep up to, we have lot to cover, I would say, at this time. शीतल, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी. जब मैं इनफैक्ट आपका प्रोफाइल रीड कर रही थी और आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो देन आई केम अक्रॉस कि आपने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं. उसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि किस तरह से वो सबसे कम जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए और उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जाए. आई वॉन्ट टू नो इन डिटेल कि वो आपने किस तरह से उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाया है, और एज ऑक्यूपेंट्स वो लोगों की कैसे हेल्प हो रही है उस चीज़ में. हाँ जी, तो हमने काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करे हैं. इनफैक्ट हमने 2008 में एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था. नॉर्मली जैसे आपका एक रूम होता है, एक 150 स्क्वायर फुट पे हम 1 टन एयर कंडीशनिंग लगाते हैं. वहाँ हमने अचीव किया था 800 से 900 स्क्वायर फुट एरिया को हमने 1 टन एयर कंडीशनिंग से किया था. और ये, हाँ जी, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सेंसिटिव डिज़ाइन है. एक तो ओरिएंटेशन हमने ठीक रखी, और हमारे बहुत सारे इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट आर एंशिएंट आर्किटेक्चर ही था. हमने बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे डेवलपर, हमने 3 बनाई ताकि वो एक दूसरे को शेड कर सकें. तो उससे भी हमें काफ़ी, जो क्या था, सन का डायरेक्ट सन नहीं आ रहा था उन फसाड्स के ऊपर. फिर जो हमने ग्लास यूज़ करा, हमने पूरे बिल्डिंग फसाड में मेरे ख्याल से 25% ग्लास यूज़ किया होगा. अनलाइक बिल्डिंग्स जो आप पूरा ग्लास यूज़ करते हैं वो हीट भी बहुत अंदर लाता है, लेकिन हमने नेचुरल लाइट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. तो हमने लाइट शेल्स दी, हमने हाई परफॉर्मेंस ग्लास यूज़ किया, और उनको इस शेडिंग भी करी, इस तरह से करी कि आपको नेचुरल लाइट अंदर आएगी बट हीट कम आएगी और ग्लेयर भी कट हो जाएगी. हमने वॉल्स को इंसुलेट किया, रूफ़ को इंसुलेट किया, मतलब हमने क्या किया, पूरे बिल्डिंग को अच्छे से इंसुलेशन दे दी, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग की एनर्जी कंजम्पशन कम हो गई. उसके बाद हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर पूरा स्टिल्ट लेवल पे प्लांटेशन लगाई, और जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स है उससे हमने पूरी लैंडस्केपिंग करी. वाओ. तो ये तो हमारे हो गए पैसिव टेक्निक्स, जिसको हम बोलते हैं. आर्किटेक्चर में आप ओरिएंटेशन ठीक करेंगे, आप विंडो वॉल रेशियो ठीक करेंगे, आप इंसुलेशन करेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने एक्टिव चीज़ें क्या करी. हमने जो वहाँ पे एयर कंडीशनिंग थी, वो क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हाई कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के चिलर यूज़ किए. फिर हमने क्या किया, जैसे हमारे साल में 3 महीना या 4 महीना ऐसे होते हैं जहां आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. नवंबर हो गया, फरवरी हो गया, लेकिन क्या होता है, अगर आप सरप्राइज होंगे, ऑफिसेज में फिर भी एयर कंडीशनिंग चलती है, क्योंकि लोगों से और जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनसे हीट जनरेट होती है. तो उस टाइम हमने क्या किया, बाहर की बस फ्रेश एयर ली, उसको ट्रीट किया, और उसको बस बिना चिलर्स के, जो चिलर्स होते हैं, HVAC इक्विपमेंट होता है, उसको चलाया नहीं, बस पंप इन करते रहे. तो वहाँ पे भी हमारे 3 महीने इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सेव हुई. फिर हमने क्या किया, जो टॉयलेट्स के एग्जॉस्ट एयर होती है, ऊपर एक हीट रिकवरी व्हील होती है, वो फ्रेश एयर और इसको मिक्स नहीं होने देती, बट इसकी ठंडक
कैप्चर कर लेती है। तो उससे क्या होता है, जैसे नॉर्मली आपका बाहर 45 डिग्रीज़ है, तो आपको फ्रेश एयर को 45 डिग्री से नीचे नहीं लाना है टू 24 डिग्रीज़। जो नीचे एग्जॉस्ट एयर निकली है 28 डिग्री या 30 डिग्रीज़ पे, उसको सिर्फ कूल करना है। तो आपकी वहाँ भी एनर्जी काफ़ी सेव हो गई। फिर हमने LED लाइट्स की, फिर हमने क्या किया, जो लाइट्स आपकी विंडोज़ के पास हैं उनको हमने लिंक करा, अलग सर्किट पे डाला, और एक डे लाइट सेंसर्स होते हैं उनसे लिंक किया। तो क्या होता है, वो दिन भर नहीं ऑन होती, सिर्फ शाम के टाइम ऑन होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी कि हमारी जो पूरी बिल्डिंग थी उसकी एनर्जी कंजम्पशन नॉर्मल बिल्डिंग से एटलीस्ट 50 से 60% हमने कम करी। और एक बेस केस मानते हैं, जैसे ECBC डिफाइन करता है एक बेस केस कि भाई आपको इतना करना है, उससे हमने 30% रिड्यूस करी। तो ऐसे हमने और भी, तो लेकिन हमको था कि ये तो एक प्रोजेक्ट है, तो हम और क्या बेटर कर सकते हैं। तो ऐसे हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। इनफैक्ट उसके बाद हमने एक ज़ीरो एनर्जी प्रोजेक्ट भी करा, डिज़ाइन करा। इट्स कॉल्ड शून्य, जो हम ये देखना चाहते थे कि एक कॉमन मैन कैसे रह सकता है इन अ सस्टेनेबल वे। तो ये बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग हाउस है। हमने कहा कि भारत ने शून्य दिया था दुनिया को, आर्यभट्ट ने दिया था। तो हमने कहा अब टाइम आया है कि फिर से भारत का नाम आए वहाँ पे, तो हमने उसका नाम शून्य रखा। तो शून्य इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इज़ ज़ीरो वाटर, ज़ीरो एनर्जी एंड ज़ीरो वेस्ट। हमारे जो टेम्पल्स बनते थे पहले, और वहाँ पे एक प्रोपोर्शन होता था, गोल्डन प्रोपोर्शन कहते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पे क्या होता था, जो टेम्पल का शिखर होता है, उस शिखर के नीचे गर्भगृह जो मूर्ति रखी जाती है, क्योंकि बोलते हैं उसमें बहुत एनर्जी होती है। जहाँ पे आपका स्काई और जो अर्थ है मिलते हैं, वहाँ पे उस बिंदु को बोलते हैं, शिखर बिंदु होता है, उसको शून्य भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ एन एनर्जी, क्रिएशन ऑफ एन एनर्जी। तो हमने इसका नाम इसलिए भी शून्य रखा। सो ये घर जो है वेस्ट मटेरियल से बना है। हमने 4 पुराने कंटेनर्स लिए, उनको अच्छे से इंसुलेट किया, कोर्टयार्ड, क्योंकि हमारे पुराने ज़माने में कोर्टयार्ड के बनते थे और उसका बहुत बेनिफिट होता था। हमने कोर्टयार्ड के अराउंड लिया, सारी ज़्यादातर लाइट वेंटिलेशन उसी के थ्रू ली, बड़ी विंडोज़ वहाँ ली। बाकी जो साउथ साइड है वहाँ पे छोटी विंडोज़ ली। ईस्ट और वेस्ट को हमने वरांडास बनाया, और उसके बाद हमने डे लाइट, मतलब हमको दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे हमने ऊपर वेजिटेशन गार्डन बनाया, ऊपर इंसुलेशन के लिए पूरा गार्डन है। बाहर भी सारा जो हमने क्या करा, अपनी ही वेजिटेबल्स जैसे आप ग्रो कर सकते हैं, और जो आपका किचन का ऑर्गेनिक वेस्ट है वो वापस उस गार्डन में आप यूज़ कर सकते हैं। सोलर कुकर लगाया, और वहाँ पे एक फैमिली रही 1 साल के लिए, और देखा गया कि जो वो घर है उसका पानी भी सब हम कैप्चर करते हैं, रेन वाटर, उसी से हम उसको रीयूज़ करते हैं। जो AC था, मतलब ये जो वैसे 2 टन का AC चाहिए होता, हमने उसमें 1 टन से भी कम का AC उसमें हमने लगाया, वो हाइब्रिड AC है, उसमें लगाया। और हमारी जो एनर्जी डिमांड थी, नॉर्मली जैसे आपका एक घर 8 वाट पर स्क्वायर फुट लेता है, ये घर सिर्फ आपका 1.5 वाट पर स्क्वायर फुट या 2 वाट पर स्क्वायर फुट पे रन करता था। हमने कार्बन एमिशंस कम करे, हमने इसकी एनर्जी डिमांड बेयर मिनिमम की। वो बेयर मिनिमम डिमांड हमने सोलर, जो ऊपर हमने सोलर पैनल्स थे उनसे उसको लिया। तो बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो वेस्ट है आप वहीं यूज़ कर रहे हैं। आप हाँ, वहाँ पे वेस्ट कन्वर्टर्स भी हैं, और अपनी प्लांटेशन से ठंडक भी रह रही है आपको। तो ये एक तरीका था कि कैसे कॉमन मैन कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक सस्टेनेबल वे में ले सकता है। सो जितने भी लोग ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड। माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि किस तरह से इंडिविजुअल क्या बेसिक स्टेप्स हम ले सकते हैं घर में बैठे हुए, चाहे अपनी एयर कंडीशन रूम्स में ही बैठे हुए हैं, बट स्टिल टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो इंडिविजुअल क्या स्टेप ले सकते हैं? जिनके अपने हाउसेस हैं या जहाँ उनके पास कंट्रोल है कुछ करने का, सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी एनर्जी डिमांड और वाटर डिमांड को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। राइट। सिंपल टेक्निक से अगर आप वाटर की बात करें, तो आपके पास आजकल टैप और फिक्सर्स हैं, आपके पास ड्यूअल फ्लशिंग है कि आपको हर टाइम पूरी फ्लशिंग नहीं करनी है, तो आप वो ड्यूअल फ्लशिंग यूज़ कर सकते हो। आप टैप्स वो वाले यूज़ कर सकते हो, लो फ्लो फिक्सर्स बोलते हैं हम उनको। आप वाटर को रिसाइकिल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। जो इवन यूजिंग अ बकेट for a shower, exactly, taking a those bath, small things which will make so much yeah. of a difference. So in fact हमने इस शून्य में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की थी, इसको बोलते हैं हम elaborate electric metering। मतलब हर जोन की मीटरिंग अलग थी, और वो हमें डिजिटलाइज था, तो हमें वो बता देता था कि इस रूम में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा, एक पैटर्न बता देता था कि आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है यहाँ पे। तो हमें पता चला वो लाइट ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, या ज़्यादा AC इस रीज़न से ज़्यादा काम कर रहा है, तो आप उस
एरियाज को एड्रेस कर सकते हो। बिल्कुल, आई थिंक ये जो डिवाइस है ये हम सबको अपने घरों में भी लगानी हाँ। चाहिए, सो दैट वी नो कि किस कमरे में ज़्यादा एनर्जी यूज हो रही है, और वहाँ उसको आप मॉनिटर एड्रेस कर सकते हैं, हो, बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हो। बिल्कुल। ऑसम, आई थिंक ये तो बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो डेफिनेटली हर कोई इंडिविजुअल अपनी रियल लाइफ में डेफिनेटली ये स्टेप्स ले सकते हैं और एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप्स भी हैं एंड आई एम श्योर हम सब ज़रूर फॉलो करेंगे। एंड थैंक यू सो मच शीतल, आई थिंक आपने जितने भी ये पॉइंट्स बताए ये सब बहुत ज़्यादा डूएबल हैं और हर कोई इंडिविजुअल ज़रूर इन्हें फॉलो करेगा अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। माय लास्ट क्वेश्चन नाउ, बिकॉज हमने सस्टेनेबिलिटी की इतनी बात करी और सिर्फ हम ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसकी आजकल के टाइम पे इतनी बात हो रही है, सो जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं सस्टेनेबिलिटी में, तो उनको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? It's the right time to be. I mean, there's so much happening in India and abroad, everywhere. And right now we need all the people, to come together. And there's so much to do in the policies. There's so much to do in terms of energy efficiency, clean technology, digitalization, and obviously the buildings, how to make them more green and energy efficient. And there's a lot happening at the city levels also. So I think it's the right place to be at this time and right profession to be. Thank you so much and it was wonderful having you on our podcast. बहुत बहुत आपने अच्छी बातें बताई जो कि आई एम श्योर हर इंडिविजुअल अगर फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आज मैंने तो बहुत कुछ सीखा है आपसे। It was my pleasure also. And thank you so much for coming. Most welcome. Thank you. So this was it on today's podcast. हमने खूब सारी बातें करी सस्टेनेबिलिटी के बारे में, इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो सब आपने आज जाना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड गंगा रियल्टी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी अमेजिंग वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट आता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।